हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 11 है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक्स का। और आज के वीडियो में हमारी जो स्पेशल जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, हुड कॉन्सेप्ट और अर्हेनियस इक्वेशन। ओके, इससे पहले वाले जितने भी हमने लेक्चर कंसिडर किए हैं, चाहे आपका लेक्चर नंबर 1 से 10 तक हो, वो सारे के सारे केमिकल काइनेटिक्स के बेसिक के ऊपर थे, इंट्रोडक्शन के ऊपर थे। और बाकी के जो लेक्चर थे वो थे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिएक्शन रेट। ओके, आज यहाँ पे हम लोग ने नया इफेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ठीक है, तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, जो था हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन का। ओके, क्योंकि रिकैप यहाँ पे मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि रिकैप करने से आपको थोड़ा सा जो एक आइडिया होता है कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, आपने क्या पढ़ा था, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है। ओके, हमने पिछले लेक्चर में जो रिवर्सिबल रिएक्शन था उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे वो हमने देखे थे। ओके, यहाँ पे भी हम लोग सेम चीजें करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप मुझे बताना कि इस चीज को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, इसका आंसर क्या होगा। ओके, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कंसीडर किया है हमने। ओके, कंसीडर और रिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और जो आपका प्रोडक्ट होता है वापस वो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करता है। उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो ए से जब बी बनेगा तो इसके अंदर जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, आपका K1। और जब बी से ए बनेगा तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो हो गया K2। इसमें सपोज आपके पास जो K1 है उसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है, वो है आपके पास 4 × 10⁻² सेकेंड का इनवर्स। ओके, और यहाँ पे आपके पास जो K2 है उसकी जो वैल्यू है वो आपको दी है K1/2। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आप ये बता सकते हो, और यहाँ पे और भी चीजें दी है। जैसे आपको ए नॉट की वैल्यू दी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट जो है आपका ए, और इसकी वैल्यू दी है आपको 2 मोल। ओके, पर डीएम क्यूब, तो यहाँ पे डीएम क्यूब का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी है, ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी आपको दिया है, वो आपको दिया है यहाँ पे 1 मोल। ओके, 1 मोल डीएम क्यूब माइनस डीएम क्यूब। तो यहाँ पे ये डीएम क्यूब आपको ये इतना सारी चीजें आपको गिवन है। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है वो यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले तो आपको जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया है। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलरेडी आपको दिया है 4 × 10⁻² सेकेंड का इनवर्स। और रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपको दिया है K1 अपॉन यहाँ पे 2। तो सिंपली आप इसको कर सकते हो, K1 की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 4 × 10⁻² और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा आपके पास 2 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो, वो दोनों क्या है, सेम है। आप यहाँ पे भी रेट और सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, 4 × 10⁻² है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, 2 × 10⁻²। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में जो रेट ऑफ ए था, ओके, इज इक्वल टू क्या था आपके पास, रेट ऑफ ए नॉट था। और इसकी जो वैल्यू थी ऑलरेडी आपको पता है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी दी थी, 2 मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास वैल्यू थी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वैल्यू आपके पास क्या है, 2 मोल पर डीएम क्यूब है। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दी थी। और यहाँ पे आपको सिंपली टाइम है, टाइम यहाँ पे आपको पूछा था कि टाइम क्या होगा। तो आप मुझे बताओ क्या इसका आप आंसर आप दे सकते हो, आसानी से आप इसका जो आंसर है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है, और उसकी मदद से आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो आपको निकालना है। ओके, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर अप्रोक्स आएगा आपका 4.33। ओके, तो इस तरीके से आपका जो इसका आंसर है वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने लिख के दे दिया है। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका आंसर आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि किस तरीके से इसका जो आंसर है वो आएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं।
जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ओके, तो ये टॉपिक का हम लोग हेडलाइन लिखते हैं और इसके बाद इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो जो हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो होने वाला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ओके, तो इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रख लो कि आप जब भी कोई भी रिएक्शन करते हो, सपोज आपके पास मैं एक रिएक्शन कंसिडर करता हूँ, जो रिएक्शन है ए से बी जाते समय। ओके, अभी मुझे बताओ ये दो रिएक्शन दो चीजों पे पॉसिबल हो सकता है, या तो ये रिएक्शन स्लो हो सकता है या तो ये रिएक्शन फास्ट हो सकता है। ओके, ये दो ही चीजें पॉसिबल होती है आपके रिएक्शन होने की। या तो अगर ये रिएक्शन फॉर्मेशन में जा रहा है, अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये बहुत स्लो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जाएगा, और ये दूसरा ऑप्शन ये आपके पास ये है कि ये बहुत ही जल्दी क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब भी आप इसको टेम्परेचर के टर्म में देखते हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप जैसे ही आप क्या करते हो, एक सिंपल सा आप क्या करो, जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल ले ले नॉर्मल लाइफ में, तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखते हो कि किसी को अगर हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं ना, तो वो अपने काम को लेके प्रति क्या हो जाता है, थोड़ा सा सचेत हो जाता है और उस काम को करने के लिए वो बहुत उत्सुक हो जाता है। ओके, और एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसको कोई मोटिवेशन नहीं है, उसको अगर आप कुछ भी बोलो तो भी वो उस चीज को सुनता नहीं है, तो एक तरह से आलसी और एक तरह से जो एक हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनत करने वाला है, तो उन दोनों में फर्क कैसा होता है, सिर्फ एक फैक्टर का इफेक्ट का होता है। ओके, वो होता है मोटिवेशन। तो सेम जो आप रिएक्शन कर रहे हो, अगर इस रिएक्शन के ऊपर अगर आपका जो टेम्परेचर है, सपोज इस स्लो रिएक्शन के ऊपर जो आपका टेम्परेचर क्या होगा, वो बहुत कम होगा, और अगर ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ओके, यानी अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप बढ़ता है तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यानी ओवरऑल रिएक्शन होता है, उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या हो जाता है, जो बढ़ जाता है। ओके, और यहाँ पे इस चीज को, ये जो पूरा टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इफेक्ट है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थियरी है। ओके, टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग थियरी। ओके, एंड कॉन्सेप्ट। तो हमने जैसे कहा था कि आपके पास एक इफेक्ट है, वो इफेक्ट है टेम्परेचर, और ये इफेक्ट आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर होता है वो कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सिंपली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अभी यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से जो साइंटिस्ट है उन्होंने बहुत सारी जो चीजें वो डिस्कवर की थी। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था आपका हुड कॉन्सेप्ट। ओके, ये हुड कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट के अंदर। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया था वो था आपका अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, ये अर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है ये एसिड बेस वाला नहीं है, तो आप इस चीज को क्या करो, अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये सारी चीजें हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट था गार्डिनर इफेक्ट का। ओके, और ये गार्डिनर जो कॉन्सेप्ट था ये फाइनल कॉन्सेप्ट था और ये एक एक्यूरेट कॉन्सेप्ट था, जिसमें उसने बहुत प्रॉपर तरीके से इस इफेक्ट को बताया था, इस इफेक्ट को इसने एक्सप्लेन किया था। तो आप एक तरह से समझ जाओ कि हुड कॉन्सेप्ट हो, हुड कॉन्सेप्ट को राइट करने के लिए आर्हेनियस ने थ्योरी दी थी, और आर्हेनियस की थ्योरी में बहुत सारे चेंजेस करके जो गार्डिनर था उसने एक फाइनल कॉन्सेप्ट दिखाया था। ओके, और इस फाइनल कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। वो थी एक कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी हमने। ओके, ये
बेस ऑन गार्डिनर थ्योरी है, तो आप इस चीज को आप अलग से थ्योरी नहीं मानोगे। ये सारी की सारी जो थ्योरी है ये बेस ऑन आपकी गार्डिनर थ्योरी थी। और दूसरा था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो ये दो, ये आपकी जो तीन ऊपर की जो मेन, आपका पहला हुड कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा आपका अर्हेनियस थ्योरी हो गया, तीसरा आपका गार्डिनर कॉन्सेप्ट हो गया। ये तीनों ही मेन है, जिसके अंदर जो गार्डिनर कॉन्सेप्ट है उसी ने क्या किया था, एक फाइनल जो एक ये होता है रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, उसका एक प्रॉपर मतलब डिराइव किया था इक्वेशन, उसको यहाँ पे उसने दिया था। और उसके गार्डिनर के बेस के ऊपर दो थ्योरी यहाँ पे आई थी, वो थी कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। जिसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कोलिजन थ्योरी इतनी बड़ी नहीं है, तो उसको हम लोग एक या मतलब 10 या 15 मिनट में उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जब हम लोग कोलिजन थ्योरी वाला जो वीडियो है वो शूट करेंगे। अभी हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ने वाले हैं, और हुड कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस थ्योरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ओके, इसके अंदर एक चीज आपने, और ये एक आप क्या करो दिमाग में सेट कर लो कि इसके अंदर जो रेट ऑफ टेम्परेचर है ना, ये किसके ऊपर था, रिएक्शन रेट के ऊपर था। ओके, यानी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट था रेट कांस्टेंट के ऊपर। ओके, रेट कांस्टेंट के ऊपर ये क्या था, डायरेक्टली डिपेंडेंट था। यानी अगर रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो सिंपली आपका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या था, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेट कांस्टेंट के ऊपर जो आपका टेम्परेचर था। ओके, और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट ये सभी चीजों में एप्लीकेबल होगा, चाहे आपका हुड कॉन्सेप्ट हो, या अर्हेनियस थ्योरी हो, गार्डिनर कॉन्सेप्ट हो, कोलिजन थ्योरी हो, या फिर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हो। सभी के अंदर आपको रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू टेम्परेचर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, ये सभी में इस्तेमाल करना है। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर हम लोग ये पूरा जितना भी यहाँ पे आपको थियरी दी है, कॉन्सेप्ट दिया है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, अब इसी को रिलेटेड यहाँ पे मैं एक एक्सपेरिमेंटली आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओके, कि किस तरीके से जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, क्योंकि इस चीज को भी तो प्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख दिया तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि ये सर आपने कहाँ से लिखा। ओके, तो हमने ये ऐसे ही नहीं लिखा, इसको हमने प्रूव भी किया है, और इस प्रूफ का आपको जो एक रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ओके, सपोज यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है, ये पूरा एक जो उस चीज को मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करने वाला हूँ। और ये चीज है आपका कि जो रेट कांस्टेंट होता है आपका, ओके, ये रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के ऊपर। ओके ओके, तो ये इस चीज को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अभी प्रूव करने वाले हैं। और इसको हम लोग प्रूव करेंगे जो एक्सपेरिमेंटली होता है उस तरीके से। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैं एक आपके लिए एक लाइन लिखता हूँ, आप इस चीज को ध्यान से पढ़ो। ओके, अभी यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखी है। ओके, ये लाइन को आप ध्यान से देखो, मैंने इस लाइन में क्या लिखा है, इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अभी इसमें एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि हाउ, ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है। ओके, ये दिमाग में आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया तो आप इस चीज को सत्य नहीं मानोगे। यानी केमिस्ट्री के अंदर क्या चीज होती है, केमिस्ट्री दो चीजों पे डिफाइन करती है। यानी एक तो थ्योरी होता है, और उस थ्योरी के बेस पे आपका रिएक्शन लिखा जाता है। ओके, और रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के बेस पे आपको थ्योरी दी जाती है।
तो ये दोनों चीजें ही आप एक दूसरे को प्रूव करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, थ्योरी एक लिख देने से, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देने से आप इस चीज को बिल्कुल नहीं मानोगे, आप इस चीज को प्रूव करके बताओगे। आप इस चीज को एक केमिस्ट्री के अंदर बताओगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपने टाइट्रेशन किया होगा बहुत बार, ओके, और ये सारी चीजें आपके बचपन में यानी 10th 12th में आपको टाइट्रेशन आपको सिखा दिया जाता है। टाइट्रेशन में कैसा होता है कि अगर आपका कोई कलरलेस, ओके, कोई कलरलेस लिक्विड है, वो कलरलेस लिक्विड अगर आपका कलर यानी कोई पिंक कलर में अगर कन्वर्ट हो जाता है, ओके, तो ये तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बता रहे हो कि जो हमारा कलरलेस लिक्विड है, वो कलरलेस लिक्विड डायरेक्ट पिंक में कन्वर्ट हो गया। आपने उसके अंदर कोई भी फिनोप्थेलिन हो, कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल किया हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल किया हो, या फिर आपने सिंथेटिक इंडिकेटर इस्तेमाल किया हो, वो वॉट एवर, ओके, जो भी चीजें हैं वो होने दो। सिंपली अगर आपको ये सिम पूछ लिया जाए कि ये कलरलेस से पिंक कैसे बना, तो आप इस चीज को जब एक्सप्लेन करते हो, वो चीज को हम लोग थ्योरी कहते हैं, ओके। और यही सारी चीजें आपको वाइवा के अंदर पूछी जाती है। जब आपके जो टीचर्स होती है, वो टीचर आपको बुलाती है और बुला के वाइवा जब लेती है ना, तब आप इस चीज को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो कि मैडम, टीचर, सर, जब ये कलरलेस लिक्विड था, इस कलरलेस लिक्विड में जब हमने इंडिकेटर मिलाया, तब इसने इस तरीके से रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद इसका जो पिंक कलर है, वो उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ओके। तो ये आप बताते हो। सेम यहाँ पे जो चीजें लिखी है उसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे क्या लिखी है कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये कैसे है, ये भी तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सिंपली हमने रेट तो पढ़ा है। रेट क्या होता है हमारे पास, के होता है, ओके, रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन होती है, ओके, ये हमारे पास होता है। और जो के होता है, के क्या होता है आपके पास, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको पता है। के का जो वैल्यू होता है, के को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, ओके। और अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड टू, जैसे रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, ओके। यानी जो आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर विथ रिएक्शन। अगर ये कोई भी रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपको रेट कांस्टेंट देखने के लिए मिलता है, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली टेम्परेचर के साथ रिलेट करता है, ओके। आप यहाँ पे कुछ जो रिएक्शन है उसको आप एज्यूम भी कर सकते हो, और उसको आप एज्यूम करके बता भी सकते हो, ओके। सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिया, ओके, ओके, ये एक रिएक्शन है मेरे पास। ये रिएक्शन क्या है, जैसे आपके पास ए है और बी है, ये दोनों पास आपके पास रिएक्टेंट है। और इस रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लग रहा है, जिस टेम्परेचर को हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, T1 का, ओके। और दूसरा आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी से, यहाँ पे आपका एक और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो टेम्परेचर T2 पे हो रहा है, ओके। अभी अगर मैं एक कंडीशन आपको दूं, जिस कंडीशन में अगर मैं कहूं कि जो आपका टेम्परेचर T2 है, वो टेम्परेचर T2 क्या है, ज्यादा है आपका टेम्परेचर T1 से, ओके। तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर जो आपका यहाँ पे रिएक्शन नंबर 1 है या फिर रिएक्शन नंबर 2 है, ये दोनों में से कौन सा जल्दी रिएक्शन होगा। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपका ऑफ कोर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है, जो गति है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका T2 है, वो T2 वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या होगा, जल्दी कंप्लीट होगा, ओके। तो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर होता है, ओके, ये अगर इंक्रीज करेगा तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, रेट कांस्टेंट को भी इंक्रीज करेगा, ओके। यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये एक कंक्लूजन हमने निकाला एक रिएक्शन के थ्रू, ओके। यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो कि आप रेट कांस्टेंट अगर आप इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी ये वाइसा वर्सा होगा, ओके। यानी अगर ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। अगर आपका रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है तो सिंपली आपका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। अभी इस केस में पता है कैसा होता है,
आपने हमेशा एक टेम्परेचर का जो फिनोमिना होता है ना वो पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर का फिनोमिना। तो ये टेम्परेचर का फिनोमिना क्या होता है, वर्ल्ड वाइड यानी एक यूनिवर्सल होता है। इस चीज को आप कहीं पे भी आप जाके किसी भी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ सकते हो। ओके, इसमें क्या होता है, जब भी हम 10 डिग्री कभी भी राइज करते हैं ना, अगर हमने 10 डिग्री टेम्परेचर राइज किया, ओके, तो ये टेम्परेचर जब 10 डिग्री राइज होता है ना, तब क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ओके, तो जो रेट कांस्टेंट होता है किसी भी 10 डिग्री राइज के ऊपर, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना, वो ध्यान से देखो, वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 और 3 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, अगर सपोज यहाँ पे रेट कांस्टेंट आपको 10 दिया हो, अगर आपने टेम्परेचर 10 से अगर आपने 20 किया, ओके, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 से ये भी 20 हो जाएगा, या फिर 30 भी हो सकता है। ओके, ये आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर 2 गुना बढ़ता है तो ये 10 का 20 हो जाएगा, अगर ये 3 गुना बढ़ता है 10 डिग्री में, तो ये 10 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे ये चीजें खत्म नहीं होती है। ओके, यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि इस चीज में हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये इस तरीके से होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से भी आपको यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कभी भी, अगर आप किसी भी कंडीशन में अगर उस चीज का अगर आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप प्रेजेंट करते हो, तो आप समझ लो कि वो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर आप डिफाइन कर रहे हो, वो 110% क्या होगा, करेक्ट होगा। अभी यहाँ पे क्या कहा गया था कि सपोज आपके पास एक टेम्परेचर है, ओके, और ये टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में है, और इससे क्या हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो जो आपका रेट कांस्टेंट है उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं 10 डिग्री अगर मैं क्या करता हूँ, राइज करता हूँ, ओके, 10 डिग्री अगर मैं राइज करता हूँ इन टेम्परेचर के अंदर, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, टी से 10 डिग्री क्या होगा, राइज होगा, यानी जो भी आपका इनिशियल टेम्परेचर था उस इनिशियल टेम्परेचर से ये 10 डिग्री क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में जैसे हमने कहा था कि अगर ये 2 गुना अगर ये इंक्रीज करता है तो 2 kT आएगा। ओके, अगर सपोज अगर हमने टेम्परेचर को इनिशियल से अगर 10 डिग्री इंक्रीज किया, अगर ये 3 गुना अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 kT आएगा। ओके, तो ये अगर ये 2 टाइम इंक्रीज करता है तो ये इक्वेशन आएगा, अगर ये 3 टाइम इंक्रीज करता है तो ये इक्वेशन आपका आने वाला है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हमने ये सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दी है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस चीज को और ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया था, तो आप इस चीज को कंसिडर कर लो। ओके, कंसिडर किया मैंने एक रिएक्शन, कंसिडर और रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन को कंसिडर किया, और ये रिएक्शन क्या है, जब आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है, ओके, इस रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बी का। यहाँ पे अगर आपको जैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है आपको, यानी ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया है वो है आपका 2 दिया है। ओके, यानी 2 गुना तेजी से क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, जब भी आप 10 डिग्री बढ़ा रहे हो तो ये 2 गुना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर ये 100 डिग्री पे है, ओके, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ओके, अगर ये 160 पे पहुंचता है, तो इसका यहाँ पे जो कितना गुना ये क्या करेगा, राइज होगा, ये आपको यहाँ पे सीधे सीधे एक्सप्लेन करना। ओके, और हमने कहा था कि अगर ये 10 डिग्री इंक्रीज करता है तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स क्या करेगा, ये अपने जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ओके, तो सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये 100 डिग्री पे है, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, इसका एक्स है। ठीक है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, इसका एक्स है। अगर ये जैसे ही 110 पे चले जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसका
2x हो जाता है, ओके। और जब ये 110 से 120 पे जाता है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, यानी रेट कोएफिशिएंट हो जाता है, तो ये रेट कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई यानी इसका डबल हो जाएगा 4x। और जब ये 130 पे जाता है तो इसका डबल हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। और जब ये 140 पे जाता है तो इसका डबल हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा। जब ये 150 पे जाता है टेम्परेचर पे तो इसका जो डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा। और जब ये 160 फाइनल जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जब उतने टेम्परेचर पे ये जाता है तो इसका ये कितने गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका 64x, ओके। यानी इतना आपका क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, वो इतना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो 64 टाइम, ओके। 64x ये टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका CSIR नेट हो या फिर गेट हो। गेट के अंदर मोस्टली ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको CSIR नेट के अंदर और सेट के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन आए और आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ओके। यहाँ पे मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। सपोज यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है जिसमें क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ओके, वो आपको यहाँ पे दिया है, वो है 3 टाइम, ओके, ये आपको दिया है। और साथ में यहाँ पे आपको बोला है कि 800 डिग्री सेल्सियस जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, आपका x है, ओके। और जब ये 70 डिग्री पे पहुंचता है, जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये कितना होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक ऑप्शन भी दे देता हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया होता है। यहाँ पे आपका x/3, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 81x, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 9x, ओके। और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास x/27, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। अभी मुझे बताओ, जब ये टेम्परेचर 100 पे है, ओके, 100 पे ये टेम्परेचर है, जब ये 100 पे है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम। लेकिन 100 पे इसका कितना है, x है। अभी ये 100 से कहा जा रहा है, 70 जा रहा है, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 100 से ये किस पे आएगा, 90 पे आएगा। 90 से ये किस पे आएगा, 80 पे आएगा। और 80 से कहाँ आएगा, ये 70 पे आएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा। और जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सपोज यहाँ पे x है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका x/3 हो जाएगा, यानी 3 आपका यहाँ पे कोएफिशिएंट 3 गुना से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, x/9 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, 70 पे x/27 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो आई थिंक आपको ऐसे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आपको बहुत अच्छे से टैकल करना है। आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आप थोड़ा सा भी पैनिक हो जाते हो एग्जाम के अंदर, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हो। और इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है, सिंपली आपका जो मार्क्स होता है, जो आपको मिलने वाले होते हैं सिंपल क्वेश्चन आंसर से, उसका भी चांस खत्म हो जाता है। और साथ में आपको जो नेगेटिव मार्किंग है, ओके, वो नेगेटिव मार्किंग भी आपको वहां पे लग जाती है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप सिंपली जितने क्वेश्चन है, आप उनकी जो प्रैक्टिस है उसको आप कंटिन्यू करें। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप क्या करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तभी जाके आप इस चीज में एकदम 110% क्या हो सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो, ओके। तो यहां तक आपको आई थिंक मेरे हिसाब से सारी की सारी जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हमारा कैसा था, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट था, उसके अलावा जो इसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट थे उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और जिसके अंदर जो सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट था वो था आपका हुड कॉन्सेप्ट, ओके। और ये हुड कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है। जिसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, हुड कॉन्सेप्ट के बारे में, ओके। हुड कॉन्सेप्ट, अभी यहाँ पे हुड कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिख लेता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये किस चीज को यहाँ पे इंडिकेट करता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट, ओके।
तो अभी आपको यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, हुड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अभी हुड कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि उसने एक सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट किया हुड कॉन्सेप्ट ने, और उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया। तो हम क्या करेंगे, हुड कॉन्सेप्ट का जो ग्राफ है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। ओके, और हुड कॉन्सेप्ट के ग्राफ के अनुसार, हुड कॉन्सेप्ट का जो ग्राफ था वो सिंपली क्या कहता था कि जो उसका जो रेट कांस्टेंट है ना, ओके, रेट कांस्टेंट है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था, और ये यूनिवर्सल है। यानी जितना भी आप रेट कांस्टेंट को अगर आप टेम्परेचर से कंपेयर करोगे, आप समझ जाना कि उसका जो टेम्परेचर होगा इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट है या थ्योरी है सभी के अंदर ये सारी चीजें क्या है, कॉमन आने वाली है। ओके, और अगर हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे आएगा, आपको ये पता है कि जो एल एन के है, ओके, उसकी वर्सेस क्या आ जाएगा, आपका 1/t आ जाएगा। ठीक है, एल एन क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या है, आपका 1/t है। ओके, अभी इसको अगर मैंने ग्राफ में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ग्राफ में इसको मैंने प्लॉट किया, तो ग्राफ में कैसे आएगा आप यहाँ पे देखो। ठीक है, इसका बहुत सिंपल ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपका 1/t आएगा। जैसे जैसे क्या होगा, जो आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ओके, ये आप जानते हो। अगर सपोज यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है आपका मैक्सिमम है, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, मैक्सिमम आएगा। यानी ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे अप टू, यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो कि टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो 1/t होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ओके, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से आपका आएगा। अगर आपका 1/t क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली जो आपका यहाँ पे टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ये आपका टाइम है और ये आपका टेम्परेचर है, तो इस बात को आप क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ओके, अभी इस चीज को आप ग्राफ में कैसे आप करते हो वो यहाँ पे देखो। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा गया है, टू एक्सप्रेस दिस ग्राफ वुड गिव द इक्वेशन दैट सेटिस्फाई दिस ग्राफ। ओके, यानी हमने यहाँ पे सिंपली एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्राफ आपके लिए राइट ही हो। ओके, इस ग्राफ को तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा, और हुड ने क्या किया, इस ग्राफ को प्रूव करके दिखाया। इसमें उसने क्या कहा, जो आपके पास इक्वेशन है एल एन के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन यहाँ पे आपका टेम्परेचर का टी, प्लस आपके पास यहाँ पे बी, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ओके, ये हुड कॉन्सेप्ट ने एक इक्वेशन दिया है। ओके, तो इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्योंकि ये हुड इक्वेशन का इक्वेशन है। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका एल एन के है इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी प्लस आपका जो बी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या करता है, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राफ का एक यूनिवर्सल इक्वेशन है, फॉर्मूला है। अभी इसमें y क्या हो गया, y इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये ग्राफ आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये आपका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। y इंटरसेप्ट पे क्या है, आपके पास एल एन के है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे c क्या हो गया, आपका इंटरसेप्ट हो गया, तो c को हम यहाँ रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो m हो गया, m क्या हो गया, स्लोप हो गया, और स्लोप क्या है आपके पास, यहाँ पे माइनस a है। ओके, स्लोप क्या है, यहाँ पे आपके पास स्लोप है माइनस a है आपके पास। ओके, और x है वो आपके पास क्या है, 1/t है।
तो x के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1/t आ जाएगा, ठीक है। और स्लोप क्या है आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया है जो है -a, तो -a क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। और ये स्लोप क्या है m इज इक्वल टू -a है। ये आपका इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट क्या यहाँ पे आने वाला है 1, यहाँ पे इंटरसेप्ट में क्या आने वाला है c इज इक्वल टू b आने वाला है, ओके। तो ये आपका क्या है इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है, ये आपका x का वैल्यू है। तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो आपका आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सारी चीजों को आप एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका y हो गया, m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, m की वैल्यू होगी यहाँ पे -a, ठीक है। x की वैल्यू होगी यहाँ पे आपका 1/t, और यहाँ पे जो c है c की वैल्यू होगी यहाँ पे b होगी, ओके। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो ग्राफ है उसने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हुड कॉन्सेप्ट की। अभी यहाँ पे हुड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वो प्रूफ करने के लिए और उसने एक क्या किया, एक और जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे आए। और वो साइंटिस्ट कौन थे यहाँ पे, अर्हेनियस थेरी था, ओके। और वो साइंटिस्ट ने क्या प्रूफ किया यहाँ पे अब, तो जो हमारे हुड कॉन्सेप्ट वाले सर थे वो क्या कर पाए कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन रेट के ऊपर था वो यहीं तक एक्सप्लेन कर पाए, ओके। लेकिन इस चीज को जो आर्हेनियस है वो क्या कर गए, इस आइडिया को उन्होंने थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने एक अपना जो एक कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसको यहाँ पे कहा जाता है आर्हेनियस थ्योरी, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अर्हेनियस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक तरह से क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपका हुड कॉन्सेप्ट से। क्योंकि हुड कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और उसका एक डायरेक्ट रिलेशन आपको दिया था। लेकिन यहाँ पे जो अर्हेनियस है उन्होंने क्या किया, सिंपली जो हुड का कॉन्सेप्ट था उसको यहाँ पे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है, ओके। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, देन उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अभी जो आर्हेनियस थ्योरी था, उस आर्हेनियस थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें थी। आर्हेनियस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने सिंपली क्या किया, जो एक आइडिया था ना हुड कॉन्सेप्ट का, उसको एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया और कुछ नहीं किया, ओके। और ये जो पैरामीटर था वो पैरामीटर के अंदर स्लोप था और इंटरसेप्ट था, ये दो चीजों उस वैल्यू के अंदर उन्होंने क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी, ओके। जैसे इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजें दी थी वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ओके। यहाँ पे उनका जो मेन फोकस था वो मेन फोकस किसके ऊपर था, जो आपका यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट था वो के वो था, वर्सेस क्या था उनका 1/टाइम था, ठीक है। ये सिंपली किसका आइडिया था, ये आइडिया था आपका हुड कॉन्सेप्ट का, ओके। ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये हुड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, इसके अंदर स्लोप और इंटरसेप्ट वाला जो चीज है वो यहाँ पे उन्होंने कर दिया। और इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, अर्हेनियस पैरामीटर इंट्रोड्यूस करके कहा पे, ओके। और इस अर्हेनियस पैरामीटर के अंदर उन्होंने बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की थी। वो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके देखेंगे, ओके।
अभी यहाँ पे जो अर्हेनियस था उन्होंने एक इक्वेशन दिया, ओके। ये इक्वेशन क्या था, सबसे पहले हम हुड का इक्वेशन देखते थे और हुड के इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। हुड का इक्वेशन क्या था, एल एन के, ओके, इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी प्लस बी। ये हुड का कॉन्सेप्ट था, ओके। अभी जो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से, तो यहाँ पे देखो, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था एल एन के, ओके, इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस आपका एल एन ए, ओके। तो ये उनका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने क्या किया था उसके अंदर, और बहुत सारे जो थोड़े बहुत चेंजेस थे आर्हेनियस ने वो किए थे, और वो सारे चेंजेस करके उसने क्या किया था, ये एक इक्वेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर आप देख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी था, यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट था, टेम्परेचर था, एल की वैल्यू थी। ये सारी चीजें उसने क्या की थी अपने जो एक कैरी फॉरवर्ड किया था उस हुड रिएक्शन को, उसके अंदर उसने चेंजेस करके दिया था, ओके। और इसका जो ग्राफ था ना, उसका ग्राफ भी उसने रिप्रेजेंट किया था। उसका ग्राफ किस तरीके से था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका क्या था, वाई एक्सिस था, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस था। उसने ये ग्राफ में कैसे कहा था, ये सिंपली क्या हो गया, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, ओके। सी की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ पे एल एन ए थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास y इंटरसेप्ट पे क्या था, एल एन के था, ठीक है। यहाँ पे आपका जो m की वैल्यू थी, जो स्लोप थी, वो क्या था आपके पास, माइनस ई ए अपॉन आर था, ठीक है। तो ये आपका स्लोप था। स्लोप की जो वैल्यू थी वो थी आपकी माइनस ई ए अपॉन आर थी, ठीक है। और टेम्परेचर में क्या था आपका, 1 अपॉन टी था। यही आपका स्लोप था। इसमें क्या कहा गया था कि जैसे जैसे आपका यहाँ पे y इंटरसेप्ट बढ़ता है, वैसे वैसे जो टाइम है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, ओके। और इसके अंदर जो अर्हेनियस जो पैरामीटर थे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो यहाँ पे आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो क्या क्या थी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ। जो अर्हेनियस पैरामीटर थे, ओके, इस अर्हेनियस पैरामीटर में एक जो था वो था आपका ई ए, ओके। और ई ए क्या था आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप क्या करो, नोट कर लो, ये ई ए क्या था आपका, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और दूसरा क्या था आपके पास, ए था, और ए क्या था आपका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ओके। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और इस चीज को हम लोग कोलिजन फैक्टर भी कहते हैं, जो आने वाले कोलिजन जो थ्योरी है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे, ए को, एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम लोग उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे भी। अभी इसके अंदर जो आर्हेनियस का इक्वेशन था, उस आर्हेनियस के इक्वेशन के तौर पर हम क्या करेंगे, जो इसका एक जो रेट कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, ओके। अभी आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, आर्हेनियस का इक्वेशन सिंपली था एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस आपका एल एन ए था, ओके। ये आपका इक्वेशन था। इस इक्वेशन को सिंपली हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ये आपका प्लस साइन है, इसको हम लोग यहाँ लाते हैं, ये एल एन ए हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आपका बना। अभी यहाँ पे आप देखो कि एल एन के माइनस एल एन ए, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, एल एन के अपॉन ए, ओके। अगर आपने यहाँ पे लॉग नहीं दिखा होगा, लॉग नहीं सीखा होगा, तो उसके लिए तो आपको लॉग निकालना, लॉग को किस तरीके से कन्वर्जन करना, ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी लोअर क्लासेस में। तो आप पहले वो आप देख लो एक बार, आप चाहिए तो अगर आपको वीडियो, तो वो आप एक बार जाके देख सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे जो k अपॉन ए है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए माइनस आर टी। यानी लॉग को अगर हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सिंपली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है।
और के क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। और ये के और टी का यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पे इंक्रीज होता है तो सिंपली आपका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके, और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आपको दे देते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आई है। अभी इस चीज को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और आगे इसका एक फाइनल जो इक्वेशन होगा, ओके, वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं। ये यहाँ पे एक फाइनल हो गई, इस चीज को आप मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ। लेकिन इससे भी आप 2-3 और जो फॉर्मूले हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो आपके न्यूमेरिकल में, जो आपके क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ओके, इसमें इसने क्या क्या था, जो एल एन के है, ओके, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस आपका एल एन ए था। अगर आप इसके अंदर सपोज यहाँ पे लॉग इस्तेमाल करते हो, ओके, यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे एल एन एक्स की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे 2.303 यहाँ पे लॉग एक्स। ओके, ये सिंपली आपने लॉग का इस्तेमाल किया, तो लॉग का इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2.303 यहाँ पे आ जाएगा लॉग के आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2.303 लॉग ए आ जाएगा। ओके, और लॉग जैसे एल एन एक्स की क्या वैल्यू होती है 2.303 लॉग एक्स होती है। ओके, तो ये चीज आप अपने दिमाग में कहीं पे चिपका के रख लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक्स की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है, जो भी वैल्यू दी होगी वो सिंपली आपको एक्स की जगह पे रख देनी है, और बाकी का जो सारा चीज है वो सेम टू सेम आएगा। ओके, और आपको लॉग निकालना आता है, सिंपली आप नॉर्मल कैलकुलेटर से भी लॉग निकाल सकते हो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी लॉग फाइंड कर सकते हो। ओके, तो उसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अभी क्या करना है, इस चीज को और डिफाइन करना है। तो इस चीज को डिफाइन कैसे करोगे आप, सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। ओके, प्लस यहाँ पे आपका सॉरी आर, और यहाँ पे आ जाएगा 2.303। ओके, यहाँ पे आपका प्लस log a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली इसको यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, ये हो गया। अभी अगर इसका अगर आपको ग्राफ निकालने के लिए कहा जाए तो इसका आप ग्राफ भी यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, इस चीज का यहाँ पे अगर मैं ग्राफ निकालता हूं तो ग्राफ किस तरीके से आएगा आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आपका c है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी log k हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो m होगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 r हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे आपका जो c है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी log a हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका x बचता है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 अपॉन टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप y देखो, y के इंटरसेप्ट में क्या है आपका log k है, और x के इंटरसेप्ट में क्या है आपका 1 अपॉन टी है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है c है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log a आ जाएगा। स्लोप क्या है आपका, स्लोप की जो वैल्यू है वो है आपका माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ओके, ये आपका स्लोप का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको जो ग्राफ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसका जो ग्राफ है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजें अगर करनी है। ओके, अभी यहाँ पे एक और मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ, इस कंडीशन को आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पे मैं कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ सपोज, ये आप ध्यान से पढ़ो, सपोज वी हैव we have two different, okay, we have two different टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी इक्वेशन किए, जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए, वो सारे के सारे किसके ऊपर थे, सिंपली थे वो सिंगल टेम्परेचर के ऊपर।
अगर आपको दो टेम्परेचर दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे, वो यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं। ओके, अगर आपको दो टेम्परेचर दे दिया जाए तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला है वो आप लिख लो, एल एन ई ए अपॉन आर टी था, प्लस आपका एल एन ए का था। अभी यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर T1 पे देखते हो तो T1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एल एन के हो जाएगा, यहाँ पे आपका ई ए अपॉन यहाँ पे आपका आर T1 हो जाएगा, प्लस आपका एल एन ए हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका T1 पे। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर T2 पे देखते हो तो सिंपली आपका सेम इक्वेशन रहेगा, बस आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका आर T2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आपका एल एन ए आ जाएगा। ओके, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप इसको, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ओके, अगर सपोज यहाँ पे अगर आपको कंडीशन भी दी जाती है कि आपका T2 और T1 इक्वल है। ओके, सपोज सपोज यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, सपोज जो आपका टेम्परेचर T2 है और आपका जो T1 है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इन दोनों को कंपेयर आप कैसे करोगे, ये बहुत इजी है। ये सिंपली क्या आ जाएगा, आपका एल एन के आ जाएगा माइनस आपका एल एन के वन आ जाएगा। ओके, ये आपका K2 हो जाएगा, ये आप K2 रख लो, ये आपका K1 रख लो, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहला जो इक्वेशन आएगा ये वाला आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस आपका यहाँ पे आपका एल एन ए आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये आपका माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस आपका एल एन ए आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, दोनों को कंपेयर कर दिया। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका एल एन K2 अपॉन K1। आई थिंक आपको ये सारी चीजें सॉल्व करने आती होगी और ये आपने सीखा भी है, और हमने जैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स में, तब ये सारी चीजें हमने बताई थी। इसके लिए यहाँ पे मैं वापस आपको ये बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है कि एल एन के टू माइनस के वन क्या होता है, एल एन के टू अपॉन के वन होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ई वन अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर T2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस एल एन ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस माइनस है। ओके, ये माइनस है आपका और ये आपका प्लस है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ये आपका सिंपली एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ई ए अपॉन यहाँ पे आपका आर T1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका माइनस एल एन ए आ जाएगा। ओके, एल एन ए और एल एन ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पे हमारे पास बचा है माइनस ई ए अपॉन आर T2 बचा है। ओके, प्लस आपके पास बचा है यहाँ पे ई ए अपॉन आर T1 बचा है। ओके, ये आपके पास बचा है। अभी ये आपके क्या है, एल एन K2 अपॉन K1। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को एल एन K2 अपॉन K1 ये आपका है। इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एल ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ई ए अपॉन आर ये कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, एल एन K2 अपॉन K1। ओके, तो ये आपके पास एक फाइनल यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपका बन रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत सारे इक्वेशन में यूज करने वाले हैं। अभी मैं आपको कुछ पी वाई क्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा, वो आप ध्यान से देखना। उसके अंदर हमने ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो यूज किए हैं। ओके, अभी आज के लेक्चर की जो समरी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपकी आज की जो समरी है उसको आप थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये जो फॉर्मूला था, ओके, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस आपका एल एन ए था। उसके बाद हमने दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव किया था, वो क्या था, लॉग के ए इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन
2.303 आर टी, ओके, प्लस आपका लॉग ए, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो क्या था आपके पास, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले हमने आज के लेक्चर में ही डिराइव किए हैं, तो आप इसको रिमेंबर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर, ब्रैकेट के अंदर क्या था, वन अपॉन यहाँ पे टी वन माइनस वन अपॉन टी टू, ओके। ये आपके पास फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे इस सारे फॉर्मूले के ऊपर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ये कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको आ सकते हैं, वो यहाँ पे आप ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं ऐसे जब फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आते हैं, सिंपली आपका एक फॉर्मूला बेस आ सकता है डायरेक्टली, ओके। तो ये आपका एक फॉर्मूला बेस आपका डायरेक्टली आ सकता है। दूसरा आ सकता है आपका यहाँ पे जो कंपैरिजन विद द इक्वेशन है उसके बेस पे, ओके, कंपैरिजन। तो ये सारी चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, ओके। आप ये नहीं सोच सकते कि हर बार जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो डायरेक्टली आपका फॉर्मूले के बेस के ऊपर होगा। आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोस्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ओके। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ओके, ग्राफ के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, और ऑलरेडी हमने सारे के सारे जो ग्राफ है वो ऑलरेडी हमने कवर करवाए हैं, तो आप उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, ये चीज को आप ध्यान रखना, ओके। आपको पता है कि हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके अंदर एक टर्म आपको आर बहुत बार देखने के लिए मिलता है, ओके। और ये क्या होता है आपका यूनिवर्सल, ओके, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये टर्म को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे टर्म है जिसको यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा, एवोगेड्रो कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप लिखने की जरूरत है। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम लोग लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को याद रखो। अगर सपोज आप यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 8.314, ओके। यहाँ पे आपका जूल केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स, ओके, ये होता है। अगर आप इस चीज को किलो जूल में लिखते हो तो किलो जूल में कितनी वैल्यू आती है, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो जूल, ओके, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ओके। अगर आप इस चीज को लीटर एटमॉस्फेयर पे लिखते हो तो लीटर एटमॉस्फेयर पे कैसा आता है, 0.082, ओके, ये आपका लीटर ATM, यहाँ पे आपका केल्विन इनवर्स मोल पर इनवर्स, ओके। अगर आप इस चीज को लीटर बार में लिखते हो तो 0.083 लीटर बार, ओके, यहाँ पे आपका केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ओके, इस तरीके से। अगर आप इस चीज को किलो कैलोरी में लिखते हो या फिर सिर्फ कैलोरी में लिखते हो तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स पर मोल इनवर्स, ओके। अगर आप इस चीज को किलो पास्कल में लिखते हो तो क्या आ जाएगा, 8.314 किलो पास्कल, ओके, के इनवर्स मोल पर इनवर्स, ओके। अगर आप इस चीज को किलो कैलोरी में लिखते हो तो आपको पता है कि 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी का मतलब कितना होता है आपका 10⁻³ किलो कैलोरी, ओके। तो ये चीज को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इसलिए लिखवाई है क्योंकि आपको अलग अलग इक्वेशन में अलग अलग क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी अगर आपको दिया होगा यहाँ पे यूनिट, तो आपको उस यूनिट के हिसाब से आर की वैल्यू को चेंज करना है। क्योंकि आपने देखा है आपकी जो आर की वैल्यू है वो सब जगह है, ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर किस यूनिट के अंदर पूछ दिया जाए वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, ओके। इसके लिए आप उस तरीके से आप रेडी रहोगे और आप उस तरीके से ये सारी चीजों को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आप इस चीज में आप क्या कर सकते हो, आनाकानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे दी है, आपको इसी तरीके से ये सारी चीजें क्या करनी है, सॉल्व करनी है, और आपको यहाँ पे जो आंसर है वो आपको बताना है, ओके। तो आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया यहाँ पे, और इसका जो PYQ क्वेश्चन है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको लगभग 30-40 जो PYQ क्वेश्चन होंगे या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, उसका आपको जो गूगल फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो,
ओके। वहां पे आपको जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है ना, चार में से कोई एक चूज करना, उसी तरीके से हमने उसको डिजाइन किया है। वहां पे आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप गूगल फॉर्म ओपन करिए। जैसे जैसे आज केमिकल काइनेटिक्स वन होगा, उसका क्वेश्चन ओके प्रैक्टिस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपको क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 10 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 12 होगा। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ यानी 100 150 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो इस तरीके से आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स का वो बहुत बेहतर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए, और उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि हमारे साथ जुड़े। ठीक है, आपको यहाँ पे सभी चीजें मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो